नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक तरह से होंगे और अपना अध्ययन ठीक तरह से कर रहे होंगे। भारतीय राज्य व्यवस्था का यह 5वां व्याख्यान है और इसके अंतर्गत हम कंपनी के शासन के अंतर्गत जो भी बातें कर रहे थे 1857 की क्रांति के बारे में। उसके बाद हम देख सकते हैं कि 1858 से लेकर 1947 का जो भी समय रहा, ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में लाए हुए परिवर्तनों के बारे में इस व्याख्यान में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। अब तक जो हमने देखा उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करते हैं। इसमें हम देख कि 1773 से लेकर 1857 तक जो भी गतिविधियां हुई उनके बारे में हमने अपने व्याख्यान में अध्ययन किया। उसके बाद हमने समझा कि जो 1857 का विद्रोह हुआ एवं इसमें हमने देखा कि भारतीय जनमानस के द्वारा, भारत की जनता के द्वारा इन पर हो रहे जो भी शोषण थे उनके विरुद्ध इन्होंने आवाज़ उठाई तथा एक आंदोलन निकल कर आया जिसे हम 1857 की क्रांति के नाम से जानते हैं। 1857 की क्रांति को भी हमने विस्तृत रूप से समझा। इसके बाद अब हम देखते हैं कि किस प्रकार 1857 की क्रांति के बाद जो परिवर्तन हुए, भारत की जनता जो कि विद्रोह में थी और यहाँ से हम ब्रिटिश सरकार के बिल्कुल विरोध में आ चुकी थी। प्रत्येक जन जो भी भारतीय मूल का निवासी था वह ब्रिटेन के विरोध में था। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अपनी व्यवस्थाओं को फिर से सुचारू रूप से चलाने के लिए 1858 से कुछ परिवर्तन आए। इनमें हम प्रमुख रूप से देख सकते हैं कि जो भी कंपनी द्वारा भारत में रूल किया जा रहा था, अब उसके स्थान पर सीधे ब्रिटेन की सरकार भारत पर रूल करने वाली थी। यानी भारत में प्रशासन की जिम्मेदारी ब्रिटिश क्राउन ने अपने हाथों में ले ली। और यहाँ से हम देख सकते हैं कि 1858 में जब ब्रिटेन जो ब्रिटिश की क्राउन होती हैं, जो महारानी होती हैं, उनके हाथ में जब वो सत्ता जाती है और उनके द्वारा भारत को नियंत्रित करने की बात की जाती है, तो यहाँ से जो भी नियम आते हैं वह भारत शासन अधिनियम के नाम से जाने जाते हैं। यानी ब्रिटिश पार्लियामेंट में भारत के लिए कानून तय किए जाते थे और उन कानूनों को भारत शासन अधिनियम के नाम से जाना जाता है और वह भारत में आकर इम्प्लीमेंट किए जाते थे। आइए प्रारंभ करते हैं आज का व्याख्यान इसी जानकारी के साथ। हम देखते हैं कि 1857 की क्रांति के पश्चात कंपनी के शासन को भारत की क्राउन के नियम में बदल दिया जाता है। यानी जो कंपनी का शासन हुआ करता था अब वह कंपनी का शासन नहीं रहता है। भारत में क्राउन के नियम के अनुसार, यानी ब्रिटेन की महारानी के अनुसार यहाँ पर नियम एवं कानून चलाए जाते हैं। आगे देखते हैं। ब्रिटिश क्राउन की शक्तियों का भारत के लिए राज्य सचिव द्वारा प्रयोग किया जाता है। एक पद होता है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यानी राज्य सचिव। इसके द्वारा ही यहाँ पर जो भारत की गतिविधियाँ हैं उनको संचालित करने की जिम्मेदारी इनको दी जाती है। अब हम देख सकते हैं कि राज्य सचिव के पास क्या क्या शक्तियाँ थी। राज्य सचिव में हम देख सकते हैं कि इसके पास 15 सदस्यों वाली परिषद थी। यदि भारत में कोई भी कानून बनाना है, उसका क्रियान्वयन करना है, तो उसके पास 15 सदस्य हुआ करते थे जो उसको जानकारी देते थे तथा सभी प्रकार की गतिविधियों का उन्मूलन करके इसके यहाँ पर अपनी जो जानकारी है, जो भी कानून बनाए जाने हैं, उनका खाका रखते थे और उनको इम्प्लीमेंटेशन करने की जिम्मेदारी भी इन्हीं के पास थी। और यह सब जो गतिविधि होती थी इसकी जानकारी राज्य सचिव द्वारा ब्रिटेन में दी जाती थी। तो यहाँ से हमने समझा कि 15 सदस्यों वाली भारत की परिषद इसको सहायता प्रदान करती थी। इसके पहले सचिव का आप नाम याद रख सकते हैं कि जो कि प्रमुख पद हुआ करता था, जो कि अब हम देख सकते हैं कि जो भी ब्रिटिश क्राउन है उनके रिप्रेजेंटेटिव यानी राज्य सचिव हैं, वह पहले राज्य सचिव बनते हैं स्टैनली के बारे में आप याद रखिए। और आगे हम देख सकते हैं इन्हें भारतीय प्रशासन पर पूर्ण अधिकार एवं नियंत्रण के साथ निहित किया गया था। यानी भारतीय प्रशासन में जो भी यहाँ पर नियम कानून बनाए जाने हैं उन पर इनको पूर्ण अधिकार था तथा नियंत्रण करने की गतिविधियों पर भी इनकी लगाम होती थी, अतः नियंत्रण करने का कार्य भी इनके द्वारा किया जाता था, जो कि राज्य सचिव स्टैनली हुआ करते थे। आगे देखते हैं। वायसराय के एजेंट के रूप में, यानी जो वायसराय हुआ करता था वह एजेंट के रूप में स्थापित किया गया था। अब तक हमने वायसराय का नाम नहीं सुना। यह वायसराय चीज जो पद है या नाम है, यह कहाँ से निकल कर आया, तो आप स्पष्ट रूप से समझ लीजिए कि अब तक जो भारत में सबसे बड़ा या प्रमुख पद हुआ करता था वह हुआ करता था गवर्नर जनरल का। 1857 की क्रांति में जब संपूर्ण भारतीय क्षेत्र से विरोध निकल कर आते हैं तो हम देखते हैं कि जगह जगह पर जो भी, यदि आज भारतीय क्षेत्र में किसी भी प्रकार की गलती होती है या कोई भी महंगाई बढ़ती है तो हम किसे दोष ठहराते हैं? हम दोष ठहराते हैं सबसे उच्च अधिकारी यानी नरेंद्र मोदी जी यानी प्रधानमंत्री को। तो उसी प्रकार
जो भी भारत में गतिविधियां चल रही थी, भारतीय जनमानस की धारणा एक ही जाती थी कि गवर्नर जनरल यहाँ पर कार्य कर रहा है, इसके द्वारा जो भी कार्य किए जा रहे हैं उसके अनुसार ही हमारे लिए यह सब गतिविधियां हो रही हैं, हम पर यह अत्याचार किए जा रहे हैं। यानी अब हम देख सकते हैं कि जैसे ही 5 साल पूरे होते हैं, कोई भी सरकार चेंज कर दी जाती है, अतः लोगों में यह आशा होती है कि अब हमारा रिप्रेजेंटेटिव यानी जो हमारा जो जनप्रतिनिधि है वह चेंज हो चुका है, बदल चुका है, अब हमारी भावना की कद्र की जाएगी एवं समाज में बदलाव लाने का प्रयास किया जाएगा। तो यही बात ब्रिटेन के द्वारा समझी हुई थी। तो जो गवर्नर जनरल हुआ करता था, जो कि एक बदनाम पद हुआ करता था, अब उसके स्थान पर वायसराय का पद बना दिया गया, जो कि उनके अनुसार एक सरकारी पद हुआ करता था जो ब्रिटेन के द्वारा बनाया हुआ था। और यहाँ से हम देख सकते हैं कि पहले वायसराय लॉर्ड कैनिंग बनते हैं। इनको आप याद रखिए, भारत के पहले वायसराय किसे नियुक्त किया जाता है तो वह होते हैं लॉर्ड कैनिंग। और यह गवर्नर जनरल का ही एक रूप हुआ करता था, केवल इसका नाम चेंज करके। यानी भारतीय क्षेत्र में जो भी विरोध हो रहे हैं उनको समाप्त करने के लिए, उनको बंद करने के लिए यह पद बदला गया था। अब तक के अध्ययन में हमने 2 व्यक्तियों के लिए जो चर्चा सुनी थी, उसमें हम देख सकते हैं कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल एवं कोर्ट एंड डायरेक्टर के बारे में भी हमने समझा था। इन 2 पदों को भी यहाँ पर आकर समाप्त कर दिया जाता है, जो कि 1858 के बाद जो नियम लाए जाते हैं, जो भी यहाँ पर बदलाव लाए जाते हैं, इनमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल एवं कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का जो पद हुआ करता था, जो कंपनी के रेगुलेशन के लिए बनाए गए थे, उनको भी समाप्त कर दिया जाता है। आगे देखते हैं। यहाँ से हम देख सकते हैं भारत परिषद अधिनियम 1861 में हुए बदलावों को हम समझें तो इस अधिनियम में पहली बार वायसराय जैसी संस्थाओं में भारतीय प्रतिनिधित्व की शुरुआत की गई थी। जो वायसराय की काउंसिल हुआ करती थी, जो यहाँ पर इनकी संस्था हुआ करती थी। यानी हम जैसे देख सकते हैं कि आज के समय पर जो पीएमओ होते हैं, तो पीएमओ उसमें अकेले नहीं होते, पीएमओ का पूरा ऑफिस होता है और उसमें पीएमओ सहित इनके कैबिनेट मंत्री हुआ करते हैं। यानी इसी प्रकार जो वायसराय की जो परिषद हुआ करती थी, इनकी जो मिनिस्ट्री हुआ करती थी, ऐसी संस्थाओं में भारतीय प्रतिनिधित्व की बात की गई, यानी भारतीयों को शामिल करने की बात यहाँ पर की गई। कार्यकारी तथा विधान परिषद में 3 भारतीय सदस्यों का प्रवेश हुआ। यानी हम देख सकते हैं कार्यकारी जो भी कानूनों का इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए जो भी संस्था बनती है उसे कार्यकारी, और विधान परिषद यहाँ पर इलेक्टेड मेंबर्स आते हैं, इसको विधान परिषद कहा जाता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 3 भारतीयों को प्रवेश मिलता है। इसमें जो प्रमुख होते हैं वह होते हैं पटियाला के दिनकर राव और पटियाला के महाराजा ऑफ पटियाला, यानी पटियाला के राजा मौजूद थे। आगे देख सकते हैं केंद्र व प्रांतों में विधान परिषदों की स्थापना की जाती है। जो केंद्र व प्रांत होते हैं, प्रांतीय लेवल पर भी विधान परिषदों की स्थापना की जाती है। इसने पोर्टफोलियो प्रणाली को मान्यता दी। पोर्टफोलियो प्रणाली को आप समझ सकते हैं, यह वित्त निवेश से संबंधित एक संस्था होती थी और इस प्रणाली को शामिल करने की बात 1861 से प्रारंभ हुई। इसमें हम देख सकते हैं कि इसमें जो वित्त निवेश किन जगहों पर किया जाना है, इस प्रकार के कार्य तथा इसकी कुल राशि कितनी होगी इत्यादि कार्यों का क्रियान्वयन इसके अंतर्गत किया जाता है। हम बात करें भारत परिषद अधिनियम 1909 की, तो 1909 में हुए बदलावों के बारे में हम यहाँ पर समझेंगे कि क्या क्या बदलाव हुए भारत परिषद अधिनियम 1909 में। इस अधिनियम को मार्लेमेंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है, इसके बारे में हमने पहले ही पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 1909 में जो अधिनियम आया उसे मार्लेमेंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। इसमें भारत सचिव व वायसराय हुआ करते थे और यहाँ पर हम देख सकते हैं जो मार्ले व मिंटो हुआ करते थे। तो यहाँ पर हमें देखना चाहिए कि यहाँ से अप्रत्यक्ष चुनावों को प्रारंभ किया गया। यानी जो अप्रत्यक्ष चुनाव होते हैं, यानी कोई काउंसिल होती है, काउंसिल के सदस्यों द्वारा किसी की नियुक्ति की जाती है, किसी पद पर नियुक्ति के लिए वोटिंग की जाती है, तो यहाँ पर अप्रत्यक्ष चुनावों की बात की जाती है। इसमें केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों की संख्या को बढ़ाकर 16 से 60 कर दिया जाता है। जो भी केंद्रीय विधान परिषद हुआ करती थी, सेंट्रल लेवल पर कार्य करने वाली जो परिषद हुआ करती थी, इसमें हम देख सकते हैं कि थोड़े से सदस्य हुआ करते थे। चूँकि रेगुलेशन इस प्रकार का हो जाता है कि भारतीय क्षेत्रों को एकत्रित किया जाता है, यहाँ पर जो भी स्कीम चलाई जाती हैं, जो भी यहाँ पर कार्य किए जाते हैं कंपनी के द्वारा उनको अपने अंडर में लाने की, तो यहाँ पर उनको आवश्यकता पड़ती है और क्षेत्र को कवर करने के लिए यह अपने सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 16 से 60 कर देते हैं।
इस अधिनियम में मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का परिचय दिया गया। 1909 में हम देख सकते हैं कि जो भारत में फूट डालने का कार्य 1906 में बंगाल विभाजन के समय पर किया गया था, इसको आगे बढ़ाते हुए इन्होंने इस बात को पकड़ लिया कि यहाँ से अगर सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात करते हैं तो भारत पर राज करना और ही आसान हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम जातिवाद के अनुसार लोगों को बांटकर यहाँ पर राज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात करते हैं, यानी जो भी मुस्लिम समुदाय से नेता होगा वह मुस्लिम समुदाय के व्यक्तियों द्वारा चुना हुआ होगा या उनके द्वारा वोट के अनुसार उसको सामने लाया जाएगा। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में पहले भारतीय सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को नियुक्त किया गया। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में सबसे पहले नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति कौन थे, इस प्रकार के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो आपको याद रखना है बहुत ही महान व्यक्ति भारतीय जो कि ICS की परीक्षा पास कर चुके थे ब्रिटेन में, तो यह थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। आगे देखते हैं इसके बारे में। यहाँ से हम बात करते हैं भारत सरकार अधिनियम 1919 की। 1909 का जो था उसे मार्लियामेंटो सुधार के नाम से जाना जाता है और यहाँ पर वायसराय व भारत सचिव बदल जाते हैं। यहाँ पर जो भारत सचिव होते हैं चेम्सफोर्ड और माउंटेंगू होते हैं भारत सचिव और चेम्सफोर्ड होते हैं यहाँ के वायसराय। तो इनके द्वारा जो भी रेगुलेशन लाए जाते हैं, जो भी नियम लाए जाते हैं, उनको हम 1919 के माउंटेंगू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जानते हैं। इसमें केंद्रीय विषयों का सीमांकन किया जाता है तथा इन्हें केंद्रीय विषयों को अलग कर दिया जाता है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो सेंट्रल लेवल पर जिन विषयों पर कार्य करने की बात हो रही थी तो उन विषयों के लिए यहाँ पर काट छांट होती है और हम देख सकते हैं कि जो भी विषय केंद्र के हिसाब से होते हैं उनको अलग कर दिया जाता है। केंद्रीय विषयों का सीमांकन इसे कहा जाता है। और हम देख सकते हैं कि प्रांतीय विषयों से इसको अलग कर दिया जाता है, जो प्रांत के विषय होते हैं उनसे अलग कर दिया जाता है। यहाँ से हमारी सूचियाँ निकल कर आती हैं। तो यहाँ से केंद्र सूची और राज्य सूची जो वर्तमान में हम देखते हैं कि जो सूची 7वीं सूची है, इसमें जो कि विषयों का बंटवारा किया हुआ है वह यहीं से निकल कर आई। तो यहाँ पर जो विषयों का सीमांकन किया जाता है वह केंद्र व राज्य के स्तर पर किया जाता है। दोहरे शासन की योजनाओं को प्रांतीय शासन के अंतर्गत जोड़ा जाता है। यानी हम देख सकते हैं जो दोहरे शासन की योजनाएं होती हैं उनको प्रांतीय स्तर पर जोड़ा जाता है, यानी प्रांतों के लिए। इसके अंतर्गत प्रांतीय विषयों को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। और हम देख सकते हैं कि इसके अनुसार ही जब यहाँ पर डायरची आती है तो 2 विषयों को विभाजित कर दिया जाए, दो प्रकार के विषय बनाए जाते हैं कि किन पर कार्य किसको करना है। आगे देखते हैं। आरक्षित विषयों पर राज्यपाल व विधानसभा उत्तरदायी नहीं होते, यानी जो सेपरेट सब्जेक्ट हुआ करते थे आरक्षित विषय होते थे। आरक्षित विषय क्या कहलाते हैं इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लीजिए। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कुछ विषय केंद्र के लिए और कुछ राज्य के लिए दे दिए जाते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे विषय बचते हैं जो दोनों के ही हक में नहीं आते या दोनों से ही संबंधित होते हैं, तो उन्हें आरक्षित विषय कहा जाता है। इनको सेपरेट रखा जाता है, जिसकी जिम्मेदारी राज्यपाल के पास होती है उन विषयों पर कार्य करने की। लेकिन हम देख सकते हैं कि जो आरक्षित विषय होते थे उस पर जो राज्यपाल व विधानसभा उत्तरदायी नहीं होती थी, यानी आप इनसे सवाल नहीं कर सकते थे कि इन विषयों पर आप कार्य कीजिए या कर सकते हैं। इनकी अगर मर्जी होती थी तो यह इन आरक्षित विषयों पर कार्य कर सकते थे। अधिनियम पहली बार केंद्र में द्विसदनीयता के लिए पेश किया गया। जब यह अधिनियम आया 1919 का तो यह द्विसदनीयता के लिए पेश किया जाता है। विधानसभा में सदस्यों की संख्या 140 हो जाती है तथा विधान परिषद में संख्या 60 कर दी जाती है। यानी यहाँ से हम और इसका जो एक्सपेंशन धीरे धीरे हम देख सकते हैं कि इसका जो एक्सपेंशन हो रहा है 1935 तक यह एक ब्रॉड रूप लिया जाता है। और हम देख सकते हैं उसका 70% ही हिस्सा आज के संविधान में शामिल किया गया है। यदि आपको भारतीय संविधान समझना है तो इसकी आपको बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन समझनी चाहिए कि क्या चीज़ें, इतना ब्रॉड संविधान, इतना बड़ा संविधान कहाँ से निकल आया है, किस प्रकार की गतिविधियां चल रही थी और उसमें संशोधन कर कुछ परिवर्तन कर जो भी यहाँ पर संविधान निकल कर आया है वो किस प्रकार हमारे सामने है। आगे देख सकते हैं। इसमें 104 निर्वाचित तथा 41 सदस्य नियुक्त किए गए थे। यानी यहाँ पर हम मनोनीत व निर्वाचित सदस्यों की बात करें तो 104 सदस्य निर्वाचित थे व 41 सदस्य को नियुक्त किया गया था।
इसके अंतर्गत 8 प्रांतों में विधान परिषद का गठन किया गया था। इस प्रकार के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि ऐसा कौन सा भारत शासन अधिनियम था जिसके तहत 8 प्रांतों में विधान परिषद का गठन किया गया था। तो 8 प्रांतों में विधान परिषद का गठन 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा किया गया था। इस अधिनियम में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला है। यानी यहाँ से हम देख सकते हैं कि आज भी कई देश ऐसे हैं जहाँ पर महिलाओं के लिए वोट देने की पावर नहीं है, और भारत में हम देख सकते हैं कि 1919 के समय से महिलाओं को वोट देने का अधिकार है। कुछ विशेष लोगों के लिए ही वोटिंग राइट होते थे, और जो कि 1947 के बाद जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया, जब इनके द्वारा जो अपना प्रस्ताव लाया गया था संसद में, तो इनके द्वारा कहा गया कि भारत को हम ऐसा राज्य बनाएंगे जहाँ पर प्रत्येक नागरिक के लिए, जो कि अपनी युवावस्था में यानी 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है, उसको मतदान का अधिकार हो गया। इसमें लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। लोक सेवकों की भर्ती के लिए लोक सेवा आयोग का गठन किया जाता है, जो कि सिविल सेवा की परीक्षाओं से संबंधित कार्य किया करता था। 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का यूपीएससी का गठन किया जाता है। तो यूपीएससी कहाँ से निकल कर आई है अपनी? 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए यहाँ से केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया जाता है। 1927 में साइमन कमीशन बनाया जाता है। यानी हम देख सकते हैं कि जो साइमन कमीशन भारत में सुधार के लिए ही लाया जाता है, और जो कि जिस प्रकार यहाँ पर हमने 1927 के साइमन कमीशन के विरोध के बारे में समझा अपने पिछले व्याख्यानों में, वह यहाँ से आप जानकारी निकाल सकते हैं कि जो भी यहाँ से हम देखते हैं कि जो भी इनके नियम लाए जाते थे वह अपने ही हित के लिए लाए जाते थे, अतः भारतीयों द्वारा निरंतर ही इस चीज़ का विरोध किया गया। इसी विरोध के चलते साइमन कमीशन हमारे सामने आता है, और साइमन कमीशन का विरोध किस प्रकार किया जाता है उसके बारे में हम समझ चुके हैं। आगे देखते हैं भारत सरकार अधिनियम 1935। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे ही हमारे भारतीय संविधान का 70% हिस्सा निकल कर आया, जो हमारा आज का संविधान है। बहुत सी बातें 1935 के भारत अधिनियम से ही निकाल कर लाई गई हैं, और इसमें संशोधन व सुधार करके हमारे संविधान में जोड़ा गया है। भारत में संसदीय न्यायालय की स्थापना की गई, जो दिल्ली में स्थित है। यानी हम देख सकते हैं कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट वर्तमान में मौजूद है, वह संघीय न्यायालय कहाँ से निकल कर आया? 1935 से निकल कर आया। यहाँ पर इसे संघीय न्यायालय कहा गया। यानी भारतीय क्षेत्र में जितने भी प्रांत थे उन सब का एक सेपरेट कोर्ट बनाया गया, जिसकी अपीलें यहाँ तक लाई जाती थी, तो इसे संघीय न्यायालय की संज्ञा दी गई, जो कि दिल्ली में स्थित है। इसे ही वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है। अधिनियम में 321 अनुच्छेद, वर्तमान में 395 अनुच्छेद मौजूद हैं, जो कि आज 400 से ऊपर हैं, लेकिन यहाँ पर जो संख्या है ए और बी करके कैपिटल में लिखी जाती है। तो इस प्रकार 395 अनुच्छेद हैं, और यहाँ पर जो कि 1935 में 321 अनुच्छेद आ चुके थे, और 10 अनुसूचियाँ यहाँ पर आ चुकी थी। और अनुसूचियों की संख्या हम देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पर अनुसूचियों की संख्या 12 है। इस अधिनियम के द्वारा भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना की गई। संघात्मक सरकार किसे कहा जाता है? संघात्मक आपको समझना चाहिए कि जिस प्रकार हमारे 28 राज्य और जो यूनियन टेरिटरी हैं 7 या 8 के समथिंग, आप जानकारी ले सकते हैं। तो इसमें हम देख सकते हैं कि सभी लोग व्यवस्थित होकर एक संघ के नीचे कार्य करते हैं। इसी प्रकार यहाँ से भारत में संघात्मक शासन की स्थापना कहाँ से की गई थी? 1935 यानी 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। केंद्र व प्रांतों में शक्तियों का विभाजन किया गया। यानी शक्तियों के विभाजन की बात हम पहले केंद्र व राज्य सूचियाँ, केंद्र से संबंधित विषयों के लिए केंद्र सूची व प्रांतों से संबंधित शक्तियों के लिए प्रांतीय सूची का निर्माण किया गया। इस अधिनियम को भारत का मिनी संविधान का दर्जा प्राप्त है। यानी मिनी संविधान यानी छोटा संविधान, यानी यहाँ से इससे ही हमारे संविधान का खाका तैयार हुआ है, अतः इसे मिनी संविधान का दर्जा दिया जाता है। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था का अंत कर दिया गया। जो प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था चल रही थी, इसको डिवोलिश कर दिया जाता है या इसका अंत कर दिया जाता है। इस अधिनियम में न केवल संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई, बल्कि प्रांतीय सेवा आयोग की भी स्थापना की गई, एवं
2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त सेवा आयोग की स्थापना की गई। यानी यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना है, यहाँ पर केंद्रीय लेवल के जो अधिकारी हैं उनकी नियुक्ति के लिए संघीय लोक सेवा आयोग की नियुक्ति की जाती थी। इसके अलावा राज्यों पर भी यह जिम्मेदारी थी वह अपने जो भी अधिकारी है उनके लिए जगह बनाए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि राज्य सेवा आयोग की स्थापना की जाती है। जिस प्रकार हम आज देख सकते हैं कि ये केंद्रीय लेवल पर जो परीक्षाओं को कंडक्ट कराती है वह यूपीएससी कराती है, वह केंद्रीय लोक सेवा आयोग के नाम से जाना जाता है। और जैसे हम देख सकते हैं बीपीएससी है, एमपीएससी है, यूपीपीएससी है, जो राज्य लेवल की परीक्षाओं को कंडक्ट कराती है वह राज्य सेवा आयोग के नाम से जाना जाता है। यानी यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो राज्य सेवा आयोग है उसको यह भी पावर्स थी कि वह 2 राज्यों का एक संयुक्त राज्य सेवा आयोग भी बना सकते थे। यानी हम देख सकते हैं कि यदि यूपीएससी चाहे तो कोई भी एक उस समय के परिप्रेक्ष्य में यदि हम बात देखें तो जो जो सम्मिलित करके, जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान के तीनों को सम्मिलित करके एक लोक सेवा आयोग का, मतलब राज्य लोक सेवा आयोग का निर्माण किया जाएगा तथा इन तीनों की परीक्षाएं एक साथ ही कंडक्ट कराई जाएंगी तथा इनके लिए अधिकारियों का यहाँ से चयन किया जाएगा। इस अधिनियम में 11 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था को लागू किया गया। यानी यहाँ से हम देख सकते हैं 11 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था लागू की गई। आगे देखते हैं 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम। 1947 का जो भारत स्वतंत्रता अधिनियम है इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। ब्रिटिश संसद ने 4 जुलाई 1947 ईस्वी को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित किया। यानी 1947 के स्वतंत्रता अधिनियम का प्रस्ताव कहाँ से निकल आया है? 4 जुलाई 1947, और जो कि 18 जुलाई 1947 को स्वीकृत कर लिया गया। इसकी बात निकल कर आई 4 जुलाई को और 18 जुलाई को यह स्वीकृत कर लिया गया। जुलाई के बाद हम 15 अगस्त 1947 का समय देखते हैं, जब यहाँ पर हम देख सकते हैं भारत व पाकिस्तान 2 अधिराज्य बना दिए जाते हैं। 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं और 15 अगस्त का ही वह दिन था जिस समय पर भारत व पाकिस्तान 2 अधिराज्य बना दिए गए। और आगे हम देख सकते हैं इस अधिनियम के अधीन भारत में डोमिनियन के अनुसार हम देख सकते हैं कि कौन कौन से जो क्षेत्र हुआ करते थे वह भारत व पाकिस्तान में सेपरेट किए गए थे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो भारतीय क्षेत्र हुआ करता था, संपूर्ण भारतीय क्षेत्र जिसमें पाकिस्तान भी शामिल होता था, तो यहाँ पर जो भी क्षेत्र छोड़े गए थे पाकिस्तान के लिए वह हम देख सकते हैं कि बलूचिस्तान का जो हिस्सा, पश्चिमी पंजाब, पूर्वी पंजाब जो भारतीय क्षेत्र में था, पश्चिमी पंजाब जो कि पाकिस्तान में आज भी मौजूद है, पूर्वी बंगाल यानी पूर्व क्षेत्र का जो बंगाल हुआ करता था और पश्चिमी क्षेत्र का बंगाल जो कि हमारे क्षेत्र में आता है और जो कि आज बांग्लादेश के रूप में स्थित है, जो कि पूर्वी बंगाल कहा जाता है, वह भी पाकिस्तान के हिस्से में आया। पश्चिम उत्तरी सीमांत प्रांत यानी पश्चिम उत्तरी यानी जो कि वेस्ट नॉर्थ का जो पार्ट हुआ करता था, जिसमें हम देख सकते हैं असम के सिलहट जिले को छोड़कर भारत में शेष राज्य क्षेत्र मिल गया। यानी इतने क्षेत्र को छोड़कर जो असम का सिलहट क्षेत्र वह भी वहाँ पर चला जाता है, बलूचिस्तान का क्षेत्र चला जाता है, पूर्वी बंगाल व पश्चिमोत्तरी सीमांत क्षेत्र भी पाकिस्तान में चला जाता है और इसके अलावा जो भी क्षेत्र बचता है वह भारत में शामिल कर लिया जाता है। तो इस प्रकार हमने देखा 1858 से लेकर 1947 तक जो भी परिवर्तन हुए इनके बारे में आपने समझने का प्रयास किया। छोटी छोटी सी जानकारी, आप 2-4 बार लेक्चर को सुनिए, आपको जानकारी याद हो जाएगी और इनके नोट्स बनाने का थोड़ा सा प्रयास करें कि आप नोट्स बना के इन जानकारियों को एकत्रित करने का प्रयास करें। और इसके अलावा हम देख सकते हैं कि इसके अलावा जो भी व्याख्यान आएंगे वह इंडियन पॉलिटी में सीधे तौर पर लिए जाएंगे और यह एक व्याख्यान बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको सारे व्याख्यान सुनने हैं ताकि आप हिस्ट्री के बारे में अपनी बेहतर समझ विकसित कर सकें। और इसके अलावा मेरे द्वारा जो भी लेक्चर लाए जा रहे हैं इनसे संबंधित ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, चूँकि यह जो व्याख्यान है प्रश्नों से इंस्पायर होकर ही बनाए जा रहे हैं। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो भी 5 से 10 वर्ष के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनसे संबंधित हमने जानकारियाँ लेकर इसको एकत्रित किया हुआ है। और
इसके अलावा हिस्ट्री हमारी कंप्लीट हो चुकी है। हिस्ट्री का आप ये अध्ययन अच्छे से कीजिए, और हिस्ट्री का आप अध्ययन जैसे ही करते हैं तो आपको पॉलिटी और अच्छे से समझ में आएगी। और इसके बाद हम देखते हैं कि जहाँ तक कोशिश करेंगे कि ज्योग्राफी भी आपकी कंप्लीट करा दी जाएगी। लेकिन अभी हिस्ट्री इसको पॉलिटी को एंजॉय कीजिए। इसके जो भी व्याख्यान आते हैं उनके फैक्ट को आप तैयार कीजिए और इन जानकारियों के साथ अपना अध्ययन जारी रखिए। और इसी जानकारी के साथ आज का व्याख्यान समाप्त करते हैं। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, भारत माता की जय।